हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, हमारी नई सीरीज मार्केट चर्चा में आपका स्वागत है। और इस सीरीज से मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ रेगुलरली कनेक्ट करूं। और इस सीरीज का स्ट्रक्चर हमने इस तरीके से डिसाइड किया है कि इसमें जो पहला सेक्शन होगा वो मार्केट की जो की डेवलपमेंट्स हैं या की न्यूज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, और साथ में उसके जो मेरा पर्सपेक्टिव है, मैं उस बारे में क्या सोचता हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा हम जो है रेगुलरली निफ्टी के लेवल्स और उसके ट्रेंड की छोटी मोटी एनालिसिस करेंगे और आपको क्लियर कट पिक्चर देने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद हम जो है कुछ जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं या किस तरीके की हम पोजीशंस मार्केट में बनाने की सोच सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो क्लियर कट जो है स्टॉक्स या किसी ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे जो कि अगले हम 1 से 2 हफ्ते तक के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद हम जो आखिरी सेक्शन होगा आज क्या सीखें, जिसमें हम आपके साथ कुछ लर्निंग की चीज़ें, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप सीख सकें, जान सकें मार्केट के बारे में, वो हम शेयर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस हफ्ते की जो है 2 की डेवलपमेंट्स या न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो एक रिसेंटली अखबारों में ये न्यूज़ आई और गूगल में ये न्यूज़ सुनने को पड़ी कि भारती एयरटेल के सुनील मित्तल जो हैं वो पेटीएम में स्टेक खरीदना चाहते हैं। और ऐसी खबरें आई कि वो अपने एयरटेल के जो पेमेंट बैंक्स हैं उनको पेटीएम के साथ मर्ज करना चाहते हैं और इसके अलावा कुछ एडिशनल स्टेक भी खरीदना चाहते हैं पेटीएम में। तो इस सब की वजह से स्टॉक में थोड़ी बहुत जो है हमें बढ़त भी देखने को मिली है रिसेंट टाइम्स में। लेकिन इस न्यूज़ के बेसिस पर क्या हम इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन उठता है। तो मैं आपसे अपना व्यू शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, आज हम जिस दौर में जी रहे हैं उसमें जो फेक न्यूज़ और रियल न्यूज़ का जो लाइन है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हमें नहीं पता चलता कि क्या न्यूज़ है, क्या सही न्यूज़ है, क्या गलत न्यूज़ है। तो ये जो डेवलपमेंट हुई है इसके बारे में दोनों पार्टी की तरफ से, किसी की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। जो भी न्यूज़ चल रही है बाजार में, जो भी अफवाह चल रही है, ये सोर्सेज के बेस्ड पे चल रही है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये डेफिनेटली एक सही न्यूज़ है जब तक कि हमें जो है रिलायबल सोर्सेज से या जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट आता है। तो ये तो एक बात हो गई। और अब देखिए रिसेंटली इस तरीके की कई खबरें भी हमें मार्केट में देखने को मिली, पहले आई, फिर वो जो है उन न्यूज़ को र्यूमर्स करार दिया गया। अब आप देखिए अदानी ग्रुप से ही रिलेटेड मैं 2 न्यूज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। मार्केट में ये खबर उड़ी कि अदानी ग्रुप जेपी एसोसिएट को खरीदना चाहते हैं, बाद में वो उसे एक र्यूमर करार दिया गया। इसके बाद न्यूज़ आई कि अदानी ग्रुप जो है वो किसी ग्लोबल कंसल्टेंट से अपने ग्रुप की ऑडिट कराना चाहते हैं। 2-3 दिन 4 दिन ये न्यूज़ चली और उसके बाद ये न्यूज़ आई कि वो सिर्फ एक र्यूमर है। तो इस खबर को पक्के तरीके से हम नहीं मान सकते। लेकिन मान लीजिए ये खबर सच्ची है, मान लीजिए जो है सुनील मित्तल वाकई में पेटीएम का स्टेक खरीदना चाहते हैं, तो क्या हम इस स्टॉक में पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए हमें लेना चाहिए? तो मेरा क्या व्यू है, मैं शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, जो इस तरीके की जो स्टोरीज होती हैं इनको इवॉल्व होने में जो है 10, 15, 20 साल लग जाते हैं। तो इस न्यूज़ की वजह से अगर ये न्यूज़ सच में एक वाकई में एक सही न्यूज़ है तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट क्या होगा, स्टॉक मार्केट में 10, 15, 20% जो है पेटीएम के स्टॉक में जो है मूवमेंट हो जाएगी। लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली जो है मार्केट जो है आपके जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को या आपके जो एक्चुअल रेवेन्यू ग्रोथ के पोटेंशियल को रिवॉर्ड करता है। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको एक बहुत लंबा आउटलुक रखना पड़ेगा, 15-20 साल का। और उस दौरान आप ये मत उम्मीद करिए कि आपने अभी पोजीशन बना ली तो यहाँ से स्टॉक ऊपर ही जाएगा। स्टॉक जो है यहाँ से और भी नीचे जा सकता है, और इस तरीके के स्टॉक्स में हमने देखा है कि 70, 80, 90% तक की गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है। अब देखिए, अगर मैं सिर्फ भारतीय एयरटेल की बात करूं, करीब 2001 के आसपास जो है इसका आईपीओ आया था, और उस आईपीओ में आप देखिए 45 रुपीज़ का आईपीओ था। और इस आईपीओ की वजह से ही मैंने जो है अपना ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट जो है उस वक्त उस दौर में खोला था, जो कि नया नया ही शुरू हुआ था। और 45 रुपीज़ का जब स्टॉक खरीदा और अगले 1-1.5 साल में वो स्टॉक जो है करीब 17-18 रुपये तक पहुंच गया। इतनी गिरावट, और इसको 2-3 साल लगे अपने ब्रेक इवन
लेवल तक पहुंचने में, और उसके बाद देखिए उस स्टॉक में हमें कितना लंबा उछाल देखने को मिला। क्योंकि इनिशियल टाइम्स में जो है कंपनीज अपने बिजनेस मॉडल को खोजती हैं कि किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करती है, अपने मार्केट्स को डेवलप करती है, और उसके बाद वो स्टोरी इवॉल्व होती है। आज भी मैं कहता हूँ कि एयरटेल जो है पूरी तरीके से उसकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी भी इसमें इस स्टॉक में बहुत कुछ होना है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर आप पेटीएम टाइप के स्टॉक में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत लंबा आउटलुक रखना चाहिए, और इसे कोशिश करनी चाहिए कि जब बहुत ही डर्ट चीप प्राइस पे जो है इसे हम खरीदें। और आज के लेवल पर भी अगर हम पेटीएम का भाव देखें तो ये डर्ट चीप प्राइस नहीं है, स्टॉक का प्राइस इससे भी नीचे जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। दूसरी जो डेवलपमेंट है वो है अदानी की। और देखिए अदानी के केस में दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से उनका जो है मार्केट कैप लगातार गिरता जा रहा है। 90 लाख करोड़ से करीब 12 लाख करोड़ का उनका मार्केट कैप हो गया है। और आपने ये तो सुना होगा कि बिगेस्ट कौन, तो आपने सुना होगा, लेकिन ये जो उनके वेल्थ की जो डिस्ट्रक्शन है अदानी ग्रुप में, ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वेल्थ वाइप आउट है ग्लोबल लेवल पे। और अगर अदानी जी की हम पर्सनल वेल्थ की ही बात करें तो वो 4th रिचेस्ट से अब जो है करीब 23rd रिचेस्ट बन गए। तो इसके बारे में मेरा क्या व्यू है, और मैं लगातार आपके साथ अपना व्यू शेयर भी कर रहा हूं। और मेरा ये मानना है कि अदानी ग्रुप की जो पार्टी है, दैट पार्टी इज ओवर। इसका ये मतलब नहीं है कि अदानी की सारी कंपनीज बर्बाद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, लेकिन कुछ कंपनीज के ऊपर जरूर खतरा है। मैं जो मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन देखता हूं अदानी ग्रुप के केस पे वो ये देखता हूं कि कुछ कंपनी शायद जो है आउट ऑफ बिजनेस हो जाएं और या बैंकरप्ट हो जाएं, लेकिन मोटा मोटा वो कुछ कंसोलिडेशन करके कुछ कंपनीज को जरूर बचा लेंगे, उनका बिजनेस भी चलता रहेगा। लेकिन जो है जिस तरीके की वैल्यूएशंस वो मार्केट में कमांड करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा अचीव कर पाएंगे। और अब देखिए LIC की भी अब खबरें आ रही हैं कि उन्होंने जो 30,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया था अदानी ग्रुप में, वो भी अब लॉस में चला गया। अभी तक LIC वाले बोल रहे थे कि हमारा तो अभी तक प्रॉफिट चल रहा है, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन अब जो है उनका जो है करीब 5,000 का लॉस जो है उनके इन्वेस्टमेंट पे चल रहा है, ऐसा खबरों में पढ़ने को मिला है। लेकिन ये क्लियर नहीं है कि उन्होंने उन स्टॉक्स को अभी भी रखा हुआ है या बेच दिया है, इसके बारे में हमें कोई जानकारी अभी तक नहीं मिली है। अब आइए जरा मार्केट के बारे में बात करते हैं। तो मार्केट में हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, और क्यों गिरावट हो रही है उसके जो मेन कल्प्रिट है वो इन्फ्लेशन। और मैंने इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो पिछले हफ्ते जो है बनाया था, जो की रीजंस जिसकी वजह से मार्केट्स जो है गिर रहे हैं, और उसमें एक दो और रीजंस भी जो है रिस्पॉन्सिबल हैं। और पहला जो एक नया रीजन जो इवॉल्व होकर आया है वो है जो ग्लोबल जो कॉन्फ्लिक्ट जिस तरीके से बढ़ रहा है, और न्यूक्लियर वॉर के बारे में जिस तरीके का जो खतरा बढ़ रहा है, वो भी एक रोल प्ले कर रहा है मार्केट की गिरावट में। तो हमने देखा कि किस तरीके से रशिया ने जो है जो अमेरिका के साथ उनकी न्यूक्लियर डील की ट्रीटी थी उसको भी जो है रद्दी में के बस्ते में डाल दिया है। साथ ही ऐसा कहा जा रहा है कि ईरान भी अब न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के जो है क्रूशियल लेवल तक पहुंच गया है। तो इन सब की वजह से ग्लोबल लेवल पर एक जो है नया कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मार्केट्स में नर्वसनेस है। साथ ही इन्फ्लेशन और जो दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं वो जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, हॉकिश जो व्यू बना के रखे हैं, उसकी वजह से भी मार्केट में नर्वसनेस है। एक और फैक्टर हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो है निकल कर आया है वो ये है कि हमारे जो मौसम वैज्ञानिक है वो कह रहे हैं कि ये जो साल है करंट ईयर में जो है गर्मी ज़्यादा पड़ेगी बिकॉज ऑफ और रेन्स कम पड़ेंगे बिकॉज ऑफ एल नीनो इफेक्ट। और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से है नॉर्थ इंडिया में अभी से गर्मी जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ने लगी है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इसकी वजह से जो क्रॉप प्रोडक्शन है उस पर अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस सारी वजह की वजह से आप देखिए FIIs की जो डेरिवेटिव मार्केट में जो पोजीशन है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश पोजीशन उन्होंने बनाई हुई है। इनफैक्ट ऐसा कहा जा रहा है कि 2016 के बाद उन्होंने हाईएस्ट लेवल की बेरिश पोजीशन बनाई है डेरिवेटिव मार्केट में। और
ये इसी सब वजह से बाजार में नर्वसनेस है और हमें गिरावट बाजार में देखने को मिल रही है। तो अगर हम एफपीआई की बात करें तो फरवरी के महीने में उन्होंने क्या किया, तो 2 हफ्ते में जो फर्स्ट 2 वीक्स में उन्होंने करीब 4,800 करोड़ की सेलिंग की है। और जो सबसे ज्यादा उन्होंने जो सेलिंग की है वो ऑयल एंड गैस स्पेस में की है। तो ऑयल एंड गैस में उन्होंने करीब 6,263 करोड़ की सेलिंग की है। पावर में उन्होंने 2,351 करोड़ की है। मेटल में करीब उन्होंने 1948 करोड़ की है और केमिकल सेक्टर में भी उन्होंने 411 करोड़ की है। और अगर हम बाइंग की बात करें तो बाइंग वो कहाँ कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल सर्विसेज स्पेस में उन्होंने अच्छी खासी बाइंग की है 2,368 करोड़ की। और आईटी में भी वो बाइंग कर रहे हैं 1,777 करोड़ की उन्होंने की है। और हेल्थ केयर में उन्होंने करीब 1,100 करोड़ की है। ऑटो में 964 करोड़ की है। और कैपिटल गुड्स में उन्होंने करीब 1,500 करोड़ की बाइंग की है। तो मेजरली अगर आप देखिए इस वक्त जो है वो ऑयल एंड गैस में बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे हैं, पावर में भी अच्छी खासी सेलिंग कर रहे हैं। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि अगर हम अगले 2 से 3 हफ्ते तक हमें कोई पोजीशन बनानी होगी तो मार्केट में क्या पोजीशन बनाई जा सकती है। दोस्तों ये सारा कुछ जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं, इसे आप एक सिर्फ स्टडी करने के लिए दे रहा हूं ताकि आप ट्रैक कर सकें, स्टडी कर सकें। तो इसमें पोजीशन बनाने से पहले ज़रूर सोचिए, अपने रिस्क मैनेजमेंट को सोचिए, क्योंकि कोई ऐसी मार्केट में स्ट्रैटेजी नहीं होती है जिसमें आपको लॉस ना हो। तो जस्ट बिकॉज मैं आपसे कुछ स्टॉक्स या स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपको प्रॉफिट मिलेगा। इसमें लॉस भी हो सकता है, अच्छा खासा लॉस भी हो सकता है। तो जो भी एक्शन आपको लेना है सोच समझ के लीजिए। तो अगले अगर हम 2 से 3 हफ्ते की अगर हम बात करें तो अगर हमें एक स्टॉक पे लॉन्ग जाना हो और एक स्टॉक पे शॉर्ट जाना हो तो वो कौन से होंगे। तो जो पहला स्टॉक है जिसपे हम लॉन्ग जा सकते हैं अगले 2 हफ्ते में वो है जुबिलिएंट फूडवर्क। करंटली ये 442 रुपीज़ के आसपास चल रहा है और इसमें करीब 6-7% की हमें प्राइस राइज देखने को मिल सकता है और ये 465 तक जा सकता है एज पर आर एल्गोज। और अगर शॉर्ट साइड पे बात करें तो डालमिया भारत जो है जिसका करंट प्राइस 1881 चल रहा है, इसमें भी करीब 4 to 5% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है और ये 1790 तक 1790 तक जा सकता है। दोस्तों मैं क्लियर कर दूं कि इन स्टॉक्स में मेरी कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन पे पोजीशन नहीं बनाऊंगा। हो सकता है मैं इनमें पोजीशंस बनाऊं, तो ये डिस्क्लेमर मैं आपके साथ अपना शेयर कर रहा हूं। और अब थोड़ा हम बात करते हैं कि निफ्टी का, निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या की लेवल्स हैं और क्या ट्रेंड है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपके साथ समरी शेयर करता हूं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी जो है एज पर आर एल्गोज 22 फरवरी को जो है वो से बियरिश स्टार्ट हो गया है और 17,686 के लेवल से ये बियरिश में जोन में आ गया है। और अभी के हिसाब से जो हमारे एल्गोज हमें बताते हैं कि ये 17,025 तक गिर सकता है। गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यहां तक इसकी गिरावट हो सकती है 17,025। लेकिन मार्केट्स जो है इस वक्त हेवीली ओवरसोल्ड पे चल रहे हैं। हमें लगता है कि ये यहां से जो है थोड़ा और नीचे जाकर जो है वहां से शार्प रिकवरी भी देगा और वापस से ये जो है 500-600 पॉइंट तक की रिकवरी भी दे सकता है। तो फिलहाल जो है ये ट्रेंड बेरिश चल रहा है। अगर ट्रेंड में चेंज होता है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर हमें अभी पोजीशन बनानी हो तो हमें बेरिश साइड पे बनानी चाहिए, लेकिन 17,686 तक हमें बेरिश रहना है। वही बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है 17 फरवरी यानी कि निफ्टी का बेरिश होने से पहले ही बैंक निफ्टी जो है बेरिश बन गया था। 17 फरवरी को ये बेरिश बना था और 41,349 के लेवल से ये बेरिश जोन पे चल रहा है। और इसकी जो है अभी अगर हम देखें तो रेंज जो है बहुत बड़ी है, इसलिए मैं इसके साथ जो है लेवल शेयर नहीं कर रहा हूँ। इसके ज़्यादा निफ्टी से ज़्यादा गिरने का पोटेंशियल है और काफ़ी नीचे तक भी जा सकता है और अगर वहाँ से शॉर्ट कवरिंग की रैली आएगी तो बहुत ऊपर भी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी जो है काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल रहने की उम्मीद है अगले कुछ हफ्तों तक, इसलिए इस पर पोजीशन जो है नेकेड पोजीशंस बनाना अवॉइड करिए और जो है अगर बनानी हो तो हेज करके बनाइए। अब आइए दोस्तों अपने आखिरी सेक्शन के बारे में बात करते हैं, आज क्या सीखें। तो आज हम जो चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जो चीज़ हम लर्न करने वाले हैं वो ये कि काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि हेज फंड और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है।
आइए पहले बात करते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है। तो देखिए, सिमिलैरिटी जो है बहुत सिंपल सी सिमिलैरिटी है, और एक ही सिमिलैरिटी है, वो ये है कि दोनों फंड होते हैं और दोनों अपने क्लाइंट से पैसा उठाकर जो है मार्केट में लगाते हैं, और जो रिटर्न आता है उसे जो है अपने क्लाइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप सब जानते हैं, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड में लगाते हैं पैसा, तो इस तरीके से होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो कई सारे डिफरेंस हैं। पहला डिफरेंस ये है कि जो म्यूचुअल फंड होता है वो यूजुअली स्टॉक्स में जो है लॉन्ग होता है, यानी कि वो स्टॉक में शॉर्टिंग नहीं करते हैं, वो डेरिवेटिव्स में पोजीशन नहीं बनाते हैं। उनका सिंपल फंडा है बाय एंड होल्ड। इसलिए जो है म्यूचुअल फंड के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मार्केट चलता है तो म्यूचुअल फंड आपको अच्छा रिटर्न्स देते हैं, लेकिन जब मार्केट गिरता है तो वो रिटर्न नहीं दे पाते हैं, और जो उनके जो खर्चे हैं वो तो फिक्स्ड हैं, तो वो फिर उनके जो एक्सपेंस रेशियोज हैं वहीं से वो जाते हैं। अल्टीमेटली आप ही उनके एक्सपेंसेस को पे करते हैं। लेकिन हेज फंड जो है वो बाय एंड होल्ड तो करते हैं, लेकिन इसके साथ और भी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज भी करते हैं। वो डेरिवेटिव मार्केट्स में भी लगाते हैं, वो जो अपार्ट फ्रॉम इक्विटी मार्केट जैसे क्रिप्टोज हो गए या गोल्ड हो गए, और तरीके के रियल एस्टेट हो गए, उन पे भी जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं। साथ ही एक और जो डिफरेंस को हमें समझने की ज़रूरत है कि जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो हाईली रेगुलेटेड होते हैं। उनका सारा परफॉर्मेंस पब्लिक डोमेन पर उन्हें पोस्ट करना होता है, उनको जो बहुत सारे कायदे कानून को उनको मानना पड़ता है। लेकिन हेज फंड के केस में वो इतने ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं होते हैं। कई हेज फंड ऐसे होते हैं जो प्राइवेटली ऑपरेट करते हैं, उनके 10, 15, 20, 25 क्लाइंट होते हैं, वो उन्हीं के लिए करते हैं। आप चाहें तो उनकी मर्जी के बिना आप उन फंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, जबकि म्यूचुअल फंड इज ओपन फॉर ऑल। आप जाइए, ऑनलाइन अप्लाई करिए और आप वहाँ से खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। साथ ही म्यूचुअल फंड जो है आप देखिए उनमें लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, आप कभी भी जाकर बेच सकते हैं। वेयर इज हेज फंड में कई दफ़े लॉक इन पीरियड्स भी होते हैं। और एक और जो बड़ा डिफरेंस है, तो म्यूचुअल फंड जो है आप तो बोल रहे हैं कि आप 500-700 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन हेज फंड जो है HNIs को टारगेट किया जाता है, और कई हेज फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें 1 CR जो है मिनिमम फीस होती है। तो अगर आपको हेज फंड में इन्वेस्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? तो एक तो तरीका ये है कि आप कोई ऐसे जो हेज फंड मैनेजर को ढूंढिए जो एक अच्छा हेज फंड चला रहे हैं, और वो अगर आपको अलाउ करेंगे तो आप उन फंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप नहीं खोज सकते तो आपने जो AIF ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स का नाम सुना होगा, तो उसमें जो कैटेगरीज होती है, जो कैटेगरी 3 होता है वो जो है जनरली हेज फंड होता है। लेकिन हेज फंड में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो पहली चीज़ तो ये है कि आप HNI होना चाहिए, आपके पास बड़ा कैपिटल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कई AIF जो कैटेगरी 3 फंड्स होते हैं वो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 CR का होता है, तो इस तरीके का फंड हमें चाहिए होता है। लेकिन एक और जो ऑप्शन है हेज फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, वो है फंड ऑफ फंड्स। तो फंड ऑफ फंड्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं बेसिकली, लेकिन वो हेज फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हेज फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक जो आपका जो रीज़न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप मार्केट के डायरेक्शन पर बेट करते हैं, यानी कि अगर गिरता है तो उसका ही फ़ायदा लेना चाहते हैं, अगर चढ़ता है उसका ही फ़ायदा लेना चाहते हैं। तो जब भी अगर आप हेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रूर ये देखिए और पूछिए और समझिए कि वो कैसे मार्केट में पैसा लगाते हैं। क्या वो सिर्फ लॉन्ग ओनली फंड है? अगर लॉन्ग ओनली फंड है तो बेटर गो विद म्यूचुअल फंड्स। लेकिन अगर वो लॉन्ग शॉर्ट हैं या डेरिवेटिव मार्केट या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में भी लगाते हैं तो आप बेशक कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान में रखिए कि चाहे हेज फंड हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे डेट फंड हो, चाहे कोई फंड हो, मार्केट का मतलब होता है रिस्क। तो चाहे कोई कितना भी आपको प्रॉमिस कर दे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आप मार्केट में किसी भी रिस्क जो इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाकर अपने कैपिटल को जो है 100% सेफ मान सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और साथ में अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर करिए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं रेगुलरली आपके साथ इन वीडियोज़ के थ्रू कनेक्ट करूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों।